Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Bits for Nursing. So friends, Bits for Nursing पर आप सभी का एक बार बहुत स्वागत है. So friends, आज की वीडियो में हम वाइटल साइंस का पार्ट 6 देखेंगे. ठीक है. So इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, then 3, 4 और 5 क्लियर किए. So इस वीडियो देखने से पहले प्लीज़ 5 पार्ट्स प्लीज़ देखिएगा. देन आज की वीडियो में हम नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का यूनिट 4 है, उसका पार्ट्स जो 6 है वाइटल साइंस का, इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है. सो आज की वीडियो में हम फ्रेंड्स रेस्पिरेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, देन फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेस्पिरेशन, देन असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन एंड लास्ट वन द अल्ट्रेशन इन द रेस्पिरेशन, सभी टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे. ठीक है. सो फ्रेंड्स, वीडियो को देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है दिस इज द रेस्पिरेशन. ठीक है. सो इससे पहले हमने टेम्परेचर एंड देन पल्स हमने क्लियर किए. ठीक है. सो अब तक हमारा टीपी और इस वीडियो में रेस्पिरेशन कवर होता है. ठीक है. टीपीआर एंड लास्ट वीडियो में हम ब्लड प्रेशर कवर करेंगे. ठीक है. सो इस तरीके से वाइटल साइंस पूरा क्लियर होगा. ठीक है. सो आज का वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है दिस इज द रेस्पिरेशन. ठीक है. सो अभी रेस्पिरेशन क्या होता है. सो हमने रेस्पिरेशन जो सिस्टम था उसमें रेस्पिरेशन उसके टाइप्स सभी क्लियर किए थे. बट जो वाइटल साइंस का जो रेस्पिरेशन होता है, सो उसमें क्या क्या है. सो उसमें अल्ट्रेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उससे फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं, सो सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वाइटल साइंस में. ठीक है. सो रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट. ठीक है. सो आप सभी को पता है रेस्पिरेशन दिस इज द इन सिंपल वर्ड दिस इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट या फिर गिवन आउट ऑफ द CO2. ठीक है. सो ऑक्सीजन का इनहेलेशन करना और CO2 का एक्सहेलेशन करना मतलब क्या, सिंपल वर्ड में उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन. ठीक है. सो उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन. देन टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन. सो अभी रेस्पिरेशन के मेनली 2 टाइप्स पढ़ते हैं. रेस्पिरेशन एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन होता है. ठीक है. सो इन दिस इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. It involves exchange of O2 and CO2 between the lungs and blood. And internal respiration it involves exchange of O2 and CO2 between the blood and tissue. ठीक है. सो आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, ब्लड दोनों में कॉमन है, बट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में लंग्स और ब्लड में जो रेस्पिरेशन होता है CO2 और O2 का, सो उसको क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्लड और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 है उसका क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है. So external respiration क्या है, exchange of O2 and CO2 between lungs and the blood. and internal respiration क्या है, exchange of O2 and CO2 between the blood and tissue. ठीक है. So this is the difference between the external and internal respiration. ठीक है. So next when in which the respiration in which the involves 2 processes. अभी respiration में 2 process कौन से होते हैं. So inspiration और expiration this is the total इन्वॉल्विंग द रेस्पिरेशन. ठीक है. सो रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है. सो दोनों प्रोसेस ऐड करने के बाद हमको रेस्पिरेशन पूरा होता है. ठीक है. सो इंस्पिरेशन मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच इन विच द एयर एंटर्स लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ठीक है. सो जो एटमॉस्फेयर का जो एयर रहता है, सो लंग्स में एंटर होने के बाद जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन. और इंस्पिरेशन में जो लंग्स का अंदर का जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो देयरफॉर दिस टाइम द प्रोसेस इज टेकन दिस इज द इंस्पिरेशन. एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस दिस इज द एक्सपिरेशन. इट इज अ प्रोसेस इन विच द एयर लीव्स फ्रॉम द लंग्स. ठीक है. सो जस्ट ऑपोजिट टू द इंस्पिरेशन. सो एक्सपिरेशन के टाइम पर क्या होता है, सो जो एयर का इनहेलेशन होता था, सो लंग्स से बाहर जाता है या फिर एयर का रिमूवल होता है. ठीक है. सो किस में होता है, एक्सपायरेशन में. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. और फ्रेंड्स, एक्सपायरेशन में लंग्स का जो प्रेशर रहता है एज ग्रेटर देन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. सो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज. सो देयरफॉर एक्सपायरेशन इज अ टेकन दिस प्रोसेस दैट टाइम. ठीक है. सो दिस इज द रेस्पिरेशन इन विद द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग. ठीक है. सो अभी जो ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा रहता है, उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो वहाँ पर मूवमेंट कैसा रहता है, सो उसकी जो प्रोसेस रहती है, सो उस प्रोसेस में ब्रीदिंग के टाइम पर कौन से मसल का
वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन हो रहा है, सो सभी जो उसमें इवेंट होने वाले, सो विच आर कम्स अंडर टू द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है। सो अभी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। सो आपको दिख रहा है जो डायग्राम में, दिस इज द डायग्राम ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो इन विच द फर्स्ट इन विच द यहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स दिखाए गए हैं। सो फर्स्ट में देखेगा जो ब्रीदिंग इन हो रहा है, जो इनहेलेशन हो रहा है, और सेकंड इमेज में दिख रहा है ब्रीदिंग का आउट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर एयर रिमूव हो रही है, ठीक है। सो जहाँ पर इनहेलेशन होता है, सो उसी टाइम क्या इवेंट्स होते हैं, सो उसी टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट का एक्सपांड होता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ एयर एंटायर इनटू द लंग्स, therefore thoracic cavity which expand and the increase the size of the thoracic cavity, therefore the chest will be expanded, ठीक है। सो चेस्ट का एक्सपांड होता है, देन रिब्स का एक्सपांड होता है, देन डायफ्रागम आपको दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पर डोम शेप्ड जो स्ट्रक्चर था वो नहीं दिखता है एज कम्पेयर टू द एक्सपायरेशन के टाइम पर या फिर ब्रीदिंग आउट के टाइम पर। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज विच क्लियर द ब्रीदिंग इनहेलेशन, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीदिंग इन के टाइम पर जो इवेंट्स होते हैं। सो अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो ब्रीदिंग आउट जब एयर रिमूव होते हैं लंग्स से एटमॉस्फेयर में, सो उसी टाइम क्या इवेंट्स होते हैं। सो दिस इज द चेस्ट कॉन्टैक्ट, मतलब जो ओरिजिनल रिकॉल पोजीशन थी, सो चेस्ट कॉन्टैक्ट होने के बाद मतलब उसका जो ओरिजिनल पोजीशन था, प्री रेस्पिरेटरी पोजीशन कहते हैं उसको, सो उसके ओरिजिनल साइज पे आता है। देन लंग्स आल्सो डिक्रीज द साइज, एंड जो डायफ्रागम जो रहता है, सो उसका डोम शेप्ड वहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है और डायफ्रागम रिलैक्स होता है, ठीक है। सो दिस इज द चेंजेस इन द ब्रीदिंग आउट एज वेल एज ब्रीदिंग इन, ठीक है। सो थेरेटिक पार्ट में हम क्लियर करते हैं, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख रहे थे। सो इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम एंड इंटरकॉस्टल मसल, while expiration is passive process involves elastic recall of lungs and thoracic cage, ठीक है। सो जैसे हमने वहाँ पर क्लियर किया था, जो इंस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है, डायफ्रागम का कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज इंटरकोस्टल मसल्स का क्या होता है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल एज वेल एज डायफ्रागम। और इंस्पिरेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब उसमें जब भी आप इंस्पिरेशन करते हैं उसी टाइम थोड़ी सी एनर्जी वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। बट आप एक्सपायरेशन के टाइम पर एनर्जी का थोड़ा सा यूज़ नहीं होता है एज कम्पेयर टू द इंस्पिरेशन। सो इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। और पैसिव प्रोसेस है एक्सपायरेशन, और उसी टाइम क्या होता है, इलास्टिक रिकॉल ऑफ लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी, ठीक है। सो मतलब उसकी जो प्री रेस्पिरेटरी पोजीशन थी, मतलब जो नॉर्मल उसकी पोजीशन थी, वो रिकॉल होती है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरेसिक cage enlarge and lungs expand, so air enter the lungs easily। सो अभी इंस्पिरेशन के टाइम पर एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द लंग्स। सो थोरेसिक कैविटी एनलार्ज होती है, लंग्स एक्सपांड होता है, क्योंकि जो इंस्पिरेशन के टाइम पर जो एयर एटमॉस्फेयर प्रेशर से लंग्स पे जाता है, सो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा उसका साइज बढ़ता है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। देन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन the thoracic cage and lungs decrease in the size attain pre-inspiratory position so that air leaves lungs easily, ठीक है। So just like opposite to the inspiration, ठीक है। So अभी इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो thoracic cage का डायमीटर था बड़ा हुआ था, so डिक्रीज होता है, और जो प्री इंस्पिरेटरी पोजीशन थी, जब इंस्पिरेशन होने के टाइम से थोड़ा पहले का जो पोजीशन रहता था, सो उस पोजीशन में देन एक्सपायरेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज द इवेंट विच आर हैपन टू द ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी सेंट्रल्स आर इन मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पॉन्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी का जो सेंटर रहता है मेडुला ऑब्लांगेटा रहता है, और ब्रेन का जो पॉन्स का जो एरिया रहता है वहाँ पर रेस्पिरेशन के सेंटर्स रहते हैं। जैसे टेम्परेचर का जो सेंटर रहता है, सो दिस इज द थर्मो रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दिस इज द हाइपोथैलेमस। सो वैसे रेस्पिरेशन का भी जो सेंटर है, दिस इज द मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पॉन्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर्स ऑफ द रेस्पिरेशन। अभी जो रेस्पिरेशन के सेंटर आपको पता चल गया, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पॉन्स ऑफ द ब्रेन, आप जो डायग्राम देख के वहाँ पर क्लियर करेगा।
सो बट जो उसमें केमोरेसेप्टर रहते हैं, सो केमोरेसेप्टर एक रेस्पिरेशन कंट्रोल जो रिसेप्टर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, केमोरेसेप्टर, और एक बैरो रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है। सो बैरो रिसेप्टर ब्लड प्रेशर मेजर रेगुलेट करते हैं, सो वैसे ही केमोरेसेप्टर रेस्पिरेशन रेट या फिर रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। सो अभी केमोरेसेप्टर कहाँ पर लोकेटेड है, सो विच इज लोकेटेड सेंट्रल इन मेडुला एंड पेरिफेरली इन कैरोटिड एंड एवोटिक बॉडी, ठीक है। सो आपको पता चल गया है जो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा में है और पॉन्स ऑफ द ब्रेन में, ठीक है। सो वैसे ही केमोरेसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में, सेंट्रली में और सेंट्रल में, और पेरिफेरी इन द कैरोटिड एंड एवोटिक बॉडी, ठीक है। सो जो कैरोटिड एंड एवोटिक बॉडी रहते हैं, सो उसके सराउंडली जो प्रेजेंट रहते हैं केमोरेसेप्टर, वो कैरोटिड एंड एवोटिक बॉडी, मतलब जो कैरोटिड जो आर्टरी रहते हैं, जो जहाँ पर हम असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, हमने पल्स में देखा था, कैरोटिक जो नेक में प्रेजेंट रहती है, सो वहाँ पर कैरोटिक आर्टरी के जो पेरिफेरली जो लोकेटेड रहता है केमोरेसेप्टर, एंड एवोटिक बॉडी जो मतलब जो आवर्टा रहता है हार्ट का जो, सो वहाँ पर पेरिफेरी जो प्रेजेंट रहता है वहाँ पर भी केमोरेसेप्टर्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो हमने जो रिसेप्टर्स के लोकेशन देखे, दिस रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 इन द आर्टेरियल ब्लड, ठीक है। सो जो रिसेप्टर्स हैं हमने देखे केमोरेसेप्टर्स, उसमें चेंज लाने के में जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है O2 CO2 का आर्टेरियल ब्लड में चेंज लाने के लिए और रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। दिस इज द केमोरेसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल इन मेडुला एंड द पेरिफेरी इन द कैरोटिड एंड एवोटिक बॉडी, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। सो यहाँ पर ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म अच्छे तरीके से हमने क्लियर किया है। देन द फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेशन। अभी जो रेस्पिरेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो देखते हैं स्टेप वाइज। सो इन विच द फर्स्ट दिस इज द रेट। सो अभी रेट कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो देखते हैं। सो इट इज़ अ नंबर ऑफ फुल रेस्पिरेशन इन अ मिनट। सो जो एक मिनट में रेस्पिरेशन का रेट कैसा रहना चाहिए, जो आइडियल रेस्पिरेशन का रेट कितना रहना चाहिए, सो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको रेस्पिरेटरी रेट में कंसिडर किया जाता है। सो इंडिविजुअल का, किसी भी अडल्ट इंसान का जो ब्रीदिंग का पैटर्न रहता है नॉर्मली वो रहता है 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। एज द एज इंक्रीजेस एज द इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीजेस, ठीक है। सो यहाँ पर एज, यहाँ पर एक वर्ड है एज रह गया है। सो एज एज इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीजेस, ठीक है। सो जैसे ही इंडिविजुअल का रेट एज जैसे ही बढ़ता है, सो वैसे ही रेस्पिरेटरी रेट जो डिक्रीज होता है। बट जो ब्लड प्रेशर में ऐसा नहीं होता। सो जैसे ब्लड एज बढ़ता है वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बट जो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे अडल्ट इंसान का जैसा ओल्ड एज होता है, सो वैसे ही उसका रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एज वर्ड मिस हो गए, ठीक है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिस इज द डेप्थ। सो डेप्थ इन विच इट कैन डिस्क्राइब द नॉर्मल, डीप और शैलो, ठीक है। सो जो रेस्पिरेशन का किसी भी इंडिविजुअल का जो डेप्थ है, मतलब उसमें एक तो नॉर्मल रहना चाहिए या फिर उसमें डीप और शैलो, मतलब गहरा या फिर शैलो को उतल कहते हैं, उतला उतला, मतलब ऐसा जो डिसीज कंडीशन में जो कॉमनली दिखता है, शैलो रैपिड ब्रीदिंग। सो दिस इज द टकीकार्डिया में रैपिड ब्रीदिंग होती है। सो देखते हैं जो हम अल्ट्रेशन देखने वाले, सो उसमें देखेंगे। देन डीप इंस्पिरेशन आर दोज इन विच लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल इन्फ्लेमेटिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द लंग्स, ठीक है। सो इंस्पिरेशन के टाइम पर थोड़ा सा इन्फ्लामेशन होता है लंग्स का, थोड़ा सा उसका डायमीटर इंक्रीज होता है, ठीक है, जब डीप इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। सो उसी टाइम इनहेलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। Shallow respiration involves exchange of small volume of air, often minimal use of lungs tissue, ठीक है। बट डीप इंस्पिरेशन में लंग्स का डायमीटर बढ़ता है, वैसे ही शैलो रेस्पिरेशन में एज लाइक ऑपोजिट टू द डेप्थ, जो एक्सचेंज ऑफ O2 से CO2 होता है रेस्पिरेशन का, एयर का। सो उसी टाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पिरेशन की वजह से वहाँ पर लंग्स का टिश्यू को जो ऑक्सीजन जितने अमाउंट में मिलना चाहिए वो कम मिलता है, ठीक है। सो इनएडिक्वेट सप्लाई टू द लंग्स टिश्यू। देन द नेक्स्ट वन इज द इन नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड अडल्ट इनहेल 500 ml ऑफ एयर, ठीक है।
सो नॉर्मल रेस्पिरेशन में एडल्ट का जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रहता है उसमें इनहेलेशन जो एयर है 500 ml है. सो दिस इज द टाइडल वॉल्यूम. ठीक है. सो टाइडल वॉल्यूम का जो अमाउंट कितना रहता है 500 ml. ठीक है. सो दिस इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज द डेप्थ. देन रिदम. सो रिदम, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन. So it is regularity of expiration and inspiration, and in normal respiration rhythm is regular. मतलब जो एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन का बीच में का जो तालमेल है उनका, जो उसमें एक्सपायरेशन इंस्पिरेशन जो रेगुलरिटी है उसकी, उसको क्या कहते हैं, डेप्थ, सॉरी, रिदम. ठीक है. और नॉर्मल रेस्पिरेशन का जो रिदम कैसा रहता है, रेगुलर रहता है. ठीक है. सो दिस इज द अनदर characteristics of respiration, and this is whole about the characteristics of respiration. यहाँ पर क्लियर होता है. Then next topic of this video, this is the factor affecting on the respiration. अभी respiration पर जो नॉर्मल respiration रहता है इंडिविजुअल का, उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. सो उस वजह से जो उसमें अल्टरनेशन होता है या फिर रेस्पिरेशन में थोड़ा सा चेंज होता है. सो इन विच द फर्स्ट वन इज द एज. सो अभी एज कैसा अफेक्ट करता है रेस्पिरेशन को. एज एज इंक्रीजेस रेस्पिरेशन रेट डिक्रीजेस. इन इन्फंट रेस्पिरेशन रेट इज फास्टर. ठीक है. सो जैसे जैसे किसी भी इंसान का जो एज रहता है बढ़ता है, वैसे वैसे उसका रेस्पिरेटरी कैपेसिटी डिक्रीज होता है. और इन्फंट में रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द अडल्ट. रेस्पिरेशन के साथ पल्स रेट भी ज़्यादा रहता है इन्फेंट्स में. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेस्पिरेशन, दिस इज द जेंडर. फीमेल शैल मोर रैपिड रेस्पिरेशन देन द मेल. ठीक है. सो एज कम्पेयर टू द मेल, फीमेल हैव रैपिड रेस्पिरेशन और द रेस्पिरेशन रेट इज मोर देन द मेल्स. ठीक है. सो फीमेल्स में ज़्यादा रेस्पिरेशन होता है एज कम्पेयर टू द मेल्स. द नेक्स्ट फैक्टर, दिस इज द एक्सरसाइज. It increases rate and depth of the respiration to meet body's need additional O2 and expel CO2. So expiration के टाइम पर ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, देन एटीपी का लॉस होता है. सो एनर्जी बर्निंग वहाँ पर होती है. सो सभी ऑर्गन्स वहाँ पर एक्टिव रहते हैं एक्सरसाइज के टाइम पर. सो उसी टाइम क्या होता है, रेस्पिरेशन का भी वहाँ पर रेट और डेप्थ वहाँ पर बढ़ता है. ठीक है. और O2 CO2 का जो उनका बैलेंस है बढ़ता है. ठीक है. देन द इमोशंस. The next factor, emotions. Fear, anxiety and other related emotions increases the respiratory rate and the depth. So जो psychological activity है उसमें fear, anxiety, then the other related to the emotional. So respiration का rate और depth बढ़ता है. ठीक है. So this is the emotions. The next factor affecting on respiration, this is the environments. So high altitudes there is any insufficient O2. ठीक है. So जब भी जो ज़्यादा ऊंचाई की जगह रहती है, सो उसी टाइम वहाँ पर जाने की वजह से वहाँ पर O2 का जो सप्लाई रहता है वहाँ पर कम रहता है. सो उस वजह से जो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है, या फिर जो O2 का सप्लाई रहता है एज़ कम्पेयर टू द जो नॉर्मल प्लेस में वहाँ पर हम रहते हैं. सो एज़ कम्पेयर टू द जो हाई एल्टीट्यूड की प्लेसेस रहते हैं, सो वहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम रहता है. सो उस वजह से रेस्पिरेशन रेट डेप्थ भी बढ़ता है, एज वेल एज जो इनएडिक्वेट सप्लाई टू द लंग्स एज वेल एज द लंग्स टिश्यू होता है. ठीक है. सो दिस इज द अल्टीट्यूड. देन देयरफॉर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस एंड इम्प्रूव द ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू. ठीक है. सो ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छी तरीके से होने के लिए वहाँ पर रेस्पिरेशन बढ़ता है. सो दिस इज द फैक्टर अफेक्ट ऑन द रेस्पिरेशन. The next factor, this is the medications. It may increases or decreases respiration depending upon the action of the drugs. ठीक है. So medication कैसे अफेक्ट करता है रेस्पिरेशन को, as on the depend on the action of the drugs. मतलब जो ड्रग्स की एक्शन कैसे है, सो उस पर रेस्पिरेशन का रेट इधर बढ़ता है या फिर डिक्रीज होता है. फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन डिक्रीज रेस्पिरेशन, वेयर एज एम्फेटामिन एंड कॉकिन इंक्रीजेज द रेस्पिरेशन. ठीक है. सो जो मॉर्फिन ड्रग्स हैं कौन सा भी एक्यूट पेन या फिर क्रॉनिक पेन रिलीफ करने के लिए यूज़ करते हैं. सो उसी टाइम रेस्पिरेशन का रेट डिक्रीज होता है. उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट डिक्रीजेस. वेयर जो एम्फेटामिन और जो कॉकिन ड्रग रहता है, ठीक है,
लोकल एनेस्थेसिया के लिए जो यूज़ करते हैं कॉकिन और जो एम्फेटामिन, जो हाइपर एक्टिविटी के पेशेंट रहते हैं, जो उनमें ब्रेन कंट्रोल नहीं रहता है, सो उस पेशेंट में, जो साइकोलॉजिकल इल पेशेंट रहते हैं, सो उनमें जो एम्फेटामिन यूज़ करते हैं, सो उसका ड्रग्स का एक्शन क्या होता है, डिक्रीज इंक्रीज द रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, ठीक है. सो अनदर फैक्टर, दिस इज द मेडिकेशन. देन नेक्स्ट, दिस इज द स्मोकिंग. Chronic smoking causes change in increased rate of respiration even at rest. So chronic smoking, लंबे टाइम पर जो स्मोकर्स रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सो अफेक्ट करता है रेस्पिरेशन पर. कैसे? इंक्रीज, उसका रेट इंक्रीज होता है, ठीक है. दिस इज द अनदर फैक्टर विच अफेक्ट ऑन द रेस्पिरेशन. द नेक्स्ट फैक्टर, दिस इज द डिसीज कंडीशन. द रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द डिसीज कंडीशन, ठीक है. सो अभी जो डिसीज कंडीशन कैसा है उस पर रेस्पिरेशन का रेट आइदर डिक्रीज या फिर इंक्रीज होगा. सो इन विच द, फॉर एग्जांपल, एनीमिया में रिजल्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, वेयर एज पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स डिक्रीज द रेस्पिरेशन, ठीक है. सो एनीमिया के जो पेशेंट रहते हैं, दिस इज द लैक ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, दिस इज द एनीमिया. सो उसके पेशेंट में क्या होता है, रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इंक्रीजेस. वेयर जो पैरालिसिस होता है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी मसल का जो पैरालिसिस रहता है, सो उनमें रेस्पिरेशन का रेट डिक्रीज होता है, ठीक है. सो दिस इज द अनदर फैक्टर ऑफ इट. देन पेन इट अल्टर रेट एंड रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन. सीवियर पेन इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है. सो अभी पेन कैसा अल्टरेशन करता है रेस्पिरेशन में, जो रिदम रहता है रेस्पिरेशन का, सो उसमें जो पेशेंट का नॉर्मली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो रिदम रहता है, सो उसमें अल्टरेशन आता है पेन की वजह से, और सीवियर पेन इंक्रीज करता है रेस्पिरेटरी रेट को, ठीक है. The next another factor, this is the fever. It increases the respiratory rate, ठीक है. सो जो फेब्राइल पेशेंट रहते हैं, मतलब जिसको फीवर है, सो उस पेशेंट में रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है. देन हेमोरेज, ब्लड लॉस विल कॉज एन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड अलो सप्लाई O2 डैमेज द टिश्यू, ठीक है. सो हेमोरेज मतलब क्या, जो किसी भी आर्टरी का या फिर किसी भी वेसल, ब्लड वेसल का वहाँ पर रप्चर हो जाना और वहाँ पर ब्लड लॉस होना, ठीक है. सो वहाँ पर क्या होता है, हेमरेज होने के कारण रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है, और जो ब्लड को, बॉडी को जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का कम होने के कारण जो ब्लड लॉस होता है, तो उसी टाइम रेस्पिरेटरी रेट जो होता है बढ़ता है, ठीक है. सो दिस इज द हेमरेज. देन अनदर फैक्टर, दिस इज द डिहाइड्रेशन, ठीक है. सो डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ द वाटर, दिस इज द अफेक्ट दैट एक्सचेंज ऑफ वाइटल गैसेस इन द लंग्स कॉजिंग इंक्रीज द रेस्पिरेशन, ठीक है. सो जब भी हम रेस्पिरेशन जो होता है, सो उसी टाइम थोड़ा थोड़ा माइनर गैसेस का वहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ वाइटल गैसेस रहता है लंग्स में, वहाँ पर डिहाइड्रेशन के टाइम पर क्या होता है, रेट ऑफ इंक्रीज होता है रेस्पिरेशन का. क्यों? वाटर सप्लाई कम होने के कारण वहाँ पर थोड़ा सा फ्लूइड अमाउंट भी कम होता है. सो दिस अफेक्ट ऑन द रेस्पिरेशन रेट. सो दिस इज द अनदर फैक्टर विच अफेक्ट ऑन द रेस्पिरेशन, ठीक है. सो यहाँ पर जो फैक्टर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, सो देर आर सम फैक्टर विच अफेक्ट ऑन द रेस्पिरेशन, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फ्रेंड्स दिस वीडियो, दिस इज द असेसमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है. सो अभी रेस्पिरेशन को असेस कैसे करते हैं, ठीक है. सो असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन इज डन बाय प्लेसिंग अ हैंड अगेंस्ट द पेशेंट चेस्ट टू फील चेस्ट मूवमेंट, और प्लेसिंग द chest arm across the chest and above the movement while taking the radial pulse. अभी जो रेस्पिरेशन का असेसमेंट कैसे करते हैं हॉस्पिटल में, सो एक तो डायरेक्टली जो पेशेंट के चेस्ट पर उसके चेस्ट मूवमेंट देखने के लिए ऑस्कल्टेशन एक प्रोसेस रहती है, उसमें लंग्स के साउंड वहाँ पर लिसन करते हैं बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप. बट उसका जो चेस्ट का मूवमेंट हमको फील करने के लिए पाल्पेशन करते हैं, मतलब वहाँ पर बाय द टच गेट इंफॉर्मेशन थ्रू द पेशेंट बॉडीज, ठीक है. सो वहाँ पर टच करके, वहाँ पर हैंड्स का टच करके वहाँ पर चेस्ट मूवमेंट देखकर, या फिर अनदर प्रोसेस, दिस इज द टेकिंग रेडियल पल्स लेते हुए जो चेस्ट के अक्रॉस हैंड को प्लेस करना है और वहाँ पर जो मूवमेंट है रेस्पिरेशन का ऑब्जर्व करना है, ठीक है. सो दिस इज द टू प्रोसेसेस विच for using the assessment of the respiration, ठीक है. Then the because young children are diaphragmatic breathers, observe rise and fall of the abdomen, ठीक है.
सो एक्चुअली नॉर्मल अडल्ट इंसान में जो रेस्पिरेशन के टाइम पर आपको चेस्ट मूवमेंट या फिर उसका एब्डोमेन का मूवमेंट आपको नहीं दिखता, मतलब जो रेस्पिरेशन होता है मतलब उसका जो चेस्ट का एक्सपेंशन रिकॉल नॉर्मली तरीके से जब भी होता है, सो उसी टाइम आपको ऐसे नहीं दिखेगा जो रेस्पिरेशन करता है इंडिविजुअल और टोटली उस पर एब्डोमिनल या फिर चेस्ट ज़्यादा अमाउंट में राइज या फिर उसका डिक्रीज साइज हो रहा है। बट आप यंग चिल्ड्रन में देखें तो उसका ब्रीदर्स जो रहते हैं जो डायफ्राम का बहुत वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसका एब्डोमेन का भी वहाँ पर यूज़ होता है जब भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। देन काउंट द रेस्पिरेटरी रेट फॉर 30 सेकेंड इफ रेस्पिरेशन आर रेगुलर, ठीक है। रेस्पिरेशन रेगुलर रहेगा जो पेशेंट का, नॉर्मली उसका रेट अडल्ट होगा सो उसका रेट 12 to 20 ब्रीथ्स रहेगा पर मिनट। सो उसी टाइम 30 सेकंड्स काउंट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, सो वहाँ पर 1 मिनट का वहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी रेट मिलेगा। बट काउंट फॉर 1 मिनट इफ दे आर इरेगुलर, ठीक है, बट रेगुलर नहीं है उसका रेट, सो उसी टाइम आपको टोटल 1 मिनट वहाँ पर काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। देन एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर काउंटेड एज वन रेस्पिरेशन, ठीक है। सो आपको पता है रेस्पिरेशन क्या है, दिस इज द सम टोटल ऑफ द इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन, ठीक है। असेस रेस्पिरेशन फॉर डेप्थ बाय वाचिंग मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। सो जो मूवमेंट ऑफ चेस्ट रहता है रेस्पिरेशन जब भी होता है पेशेंट का डेप्थ में, सो उसी टाइम आपको वॉच करना है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इंस्पिरेशन, सॉरी दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन विद द जो विजुअल वॉच होता है। सो दिस इज द using this process for the watching the movement of the chest. Then normal respiration are the silent and the effortless. So नॉर्मल अडल्ट पर्सन में जो रेस्पिरेशन रहता है एकदम साइलेंट और एफर्टलेस रहता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा एब्डोमेन का या फिर ज़्यादा चेस्ट डायफ्राम का बहुत यूज़ किया नहीं जाता है एज कम्पेयर टू द यंग चिल्ड्रन, ठीक है। सो दिस इज द असेसमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन, यहाँ पर क्लियर होता है। देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दिस इज द अल्ट्रेशन इन द रेस्पिरेशन, ठीक है। सो अभी रेस्पिरेशन में अल्ट्रेशन आने की वजह से वहाँ पर रेस्पिरेशन रेट में जो नॉर्मल रिदम या फिर उसका डेप्थ या फिर उसका जो रेगुलर पैटर्न था उसमें चेंजेस आते हैं। सो उसी टाइम हम उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रेशन, ठीक है। सो अल्ट्रेशन इन द रेस्पिरेशन इन द फर्स्ट द एपनिया। एपनिया क्या है, एपनिया मतलब इट रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ द रेस्पिरेशन और द सेंसेशन ऑफ द रेस्पिरेशन फॉर द सेवरल सेकंड। सो कुछ टाइम के लिए पेशेंट का जो रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है या फिर अब्सेंस होता है रेस्पिरेशन का फॉर द सेवरल सेकंड के लिए, उसी टाइम जो कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं, एपनिया। देन अस्फेक्सिया मतलब क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ सफोकेशन ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 इनटू द बॉडी, ठीक है। सो अस्फेक्सिया के कंडीशन में पेशेंट का सांस रुक जाता है या फिर घुट जाता है, सांस का घुटना जब भी हम कहते हैं ना उसका सांस घुट गया, मतलब वहाँ पर पेशेंट का सफोकेशन हो गया, ठीक है, सांस का रुक जाना। और क्यों हो जाता है, ड्यू टू द इनसफिशिएंट और द इनएडिक्वेट सप्लाई टू द बॉडी, ठीक है, सप्लाई ऑफ O2 टू द बॉडी, ठीक है। सो दिस इज द कॉजिंग द सफोकेशन एज वेल एज द दिस स्टेट विच कंसिडर्ड एज अस्फेक्सिया, ठीक है। सो दिस इज द अस्फेक्सिया। देन डिस्पनिया, ठीक है। सो डिस्पनिया मतलब क्या, इट इज द रेफर टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कैरेक्टराइज बाय द इंक्रीज एफर्ट टू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेल एंड एक्सहेल। सो डिस्पनिया में क्या होता है, जो ब्रीदिंग नॉर्मली ब्रीदिंग में एफर्टलेस और साइलेंट ब्रीदिंग रहती है किसी भी अडल्ट की, बट डिस्पेजिया की कंडीशन में डिफ़िकल्टी आती है ब्रीदिंग में और उसका जो रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज द एफर्ट एंड एक्सहेल एंड इनहेल। देन द नेक्स्ट वन इज द ब्रैडिपनिया एंड टैकिपनिया, ठीक है। सो जैसे हमने जो टैकिकार्डिया एंड ब्रैडिकार्डिया देखा था, इंक्रीज द हार्ट रेट एंड डिक्रीज द हार्ट रेट, वैसे ही रेस्पिरेशन का जब रेट डिक्रीज होता है उसी टाइम उसको क्या कहते हैं, ब्रैडिपनिया। और रेस्पिरेटरी रेट का जो रेट रहता है इंक्रीज रहता है नॉर्मल द लेवल नॉर्मल रेंज, सो उसी टाइम नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रेट बढ़ता है रेस्पिरेशन का, उसी टाइम टैकिपनिया कहते हैं। सो अभी ब्रैडिपनिया के कंडीशन में जो रेट रहता है ब्रीदिंग का, जो रेट रहता है लेस देन 10 ब्रीथ्स पर मिनट, सो उस वजह से ब्रैडिपनिया कॉज करता है। नॉर्मली रेंज कितना रहता है, 12
बीट्स टू 20 बीट्स पर मिनट। सो ब्रैडिकनिया के पेशेंट में लेस देन 10 बीट्स पर मिनट का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, सो उस वजह से डिक्रीज द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन। सो उस वजह से उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ब्रैडिकनिया। और टैकिपनिया इंक्रीज द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन ग्रेटर देन द नॉर्मल। सो उस वजह से रैपिड ब्रीदिंग होती है 24 बीट्स पर मिनट्स, वहाँ पर 24 बीट्स पर मिनट वहाँ पर जो रेंज रहती है टैकिपनिया की, सो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ही रहती है। सो उस वजह से कॉज क्या करता है, टैकिपनिया। देन विज। सो विजिंग एक कंटिन्यूस हाई पिच्ड साउंड रहता है, म्यूजिकल साउंड रहता है, एंड विस्लिंग साउंड दैट ऑकर्स ड्यू टू नैरोइंग और द पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे। ठीक है। सो जो रेस्पिरेशन का जो एयरवे रहता है, सो उसमें नैरोइंग आना या फिर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आना, सो उस वजह से वहाँ पर रेस्पिरेटरी वहाँ पर हाई पिच म्यूजिकल विस्लिंग साउंड वहाँ पर जनरेट होता है। मतलब सीटी बजती है उसी टाइम पेशेंट की। सो उस टाइम जो अस्थमा के पेशेंट रहते हैं, तो उसी टाइम आपको क्लियरली विजिंग साउंड्स आपको सुनने का मिलेगा। ठीक है। सो दिस इज द विजिंग। देन स्ट्राइडर, इट इज हार्श स्ट्रिल साउंड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन विद लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। सो लैरिंग्स में जब भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, सो उसी टाइम हार्श कठोर साउंड या फिर श्रिल, मतलब जो फास्ट या फिर ऐसा साउंड का जो इंटेंसिटी रहेगी, शार्पली रहेगी, सो उसी टाइम श्रिल या फिर हार्ड साउंड आपको सुनने को मिलेगा, बट इंस्पिरेशन के फेज में ड्यू टू द लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। लैरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से वहाँ पर स्ट्राइडर साउंड वहाँ पर आपको लिसन करने को मिलेगा। सो दिस इज द अनदर अल्ट्रेशन इन द रेस्पिरेशन। ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट जो अल्ट्रेशन है, दिस इज द ऑर्थोपनिया। ठीक है। सो ऑर्थोपनिया क्या है, इन दिस क्लाइंट कैन ब्रीथ ओनली अपराइट पोजिशन। ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑर्थोपनिया के ब्रीदिंग का जो ब्रीदर रहता है, सो राइट पोजीशन में अपराइट पोजीशन में बैठता है, उसी ही टाइम सिर्फ ब्रीथ कर सकता है। मतलब बैठे हुए या फिर अपराइट पोजीशन में जब भी पेशेंट बैठता है, सो सिर्फ उसी टाइम ब्रीथ कर सकता है, उसी टाइम ऑर्थोपनिया कंडीशन कॉज करती है। देन हाइपर वेंटिलेशन एंड हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है। सो हाइपर वेंटिलेशन मतलब क्या, रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इंक्रीज एंड देयर इज एक्सेसिव इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ द CO2। ठीक है। सो हाइपर वेंटिलेशन मतलब जो वेंटिलेशन का जो नॉर्मल रेट रहता है, सो उससे नॉर्मल रेट से बढ़ जाना, इंक्रीज होना, रेस्पिरेशन का रेट और डेप्थ इंक्रीज होना, एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 का जो रेट था बढ़ता है। सो उसी टाइम क्या कहते हैं, हाइपर वेंटिलेशन। एंड जस्ट अपोजिट टू दिस इज द हाइपर वेंटिलेशन, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीजेस एंड दिस इफेक्ट और रिजल्ट इनटू द डिक्रीज इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ द CO2। ठीक है। सो हाइपर वेंटिलेशन में रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज होता है और जो इनटेक ऑफ O2 कम होता है और एक्सहेलेशन ऑफ द CO2 भी कम होता है। ठीक है। सो दिस इज द हाइपर वेंटिलेशन। देन नेक्स्ट कंडीशन, दिस इज द काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ठीक है। सो जो काइन या फिर काइन कौन सा भी वर्ड यूज करेगा। सो काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या है, it is an abnormal pattern of breathing characterized by deeper and sometimes faster followed by a gradual decrease that is result in the temporary stop in the breath. So kind stroke जो another जो अल्ट्रेशन है रेस्पिरेशन में, उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग होता है। मतलब जो ब्रीदिंग नॉर्मली उसमें जो रिदम था उसमें चेंजेस आना, और उसमें चेंजेस आने की वजह से डीप हो जाती है रेस्पिरेशन रेट और फास्ट हो जाती है। ठीक है। और धीरे धीरे से उसमें ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, टेम्पररी स्टॉप द रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग। सो उस वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है, एपनिया कर सकता है। ठीक है। सो दिस इज द काइन स्टॉप रेस्पिरेशन। देन नेक्स्ट अल्ट्रेशन, दिस इज द कुशमल ब्रीदिंग। कुशमल ब्रीदिंग मतलब क्या है, इट इज द कैरेक्टराइज बाय द डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग। ठीक है। सो पेशेंट के डीप और रैपिड ब्रीदिंग हो जाने की वजह से कुशमल ब्रीदिंग कॉज करता है इन द रेस्पिरेशन। दिस इज द बायर्ड्स रेस्पिरेशन। ठीक है। It is an abnormal pattern of breathing characterized by regular deep inspiration followed by regular or irregular period of apnea. So Bayard respiration, this is the जो Bayard respiration है अलग ही एक टाइप ऑफ प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो एक तो एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग रहता है और इसमें रेगुलर डीप इंस्पिरेशन होता है, बट उसमें जब भी इंस्पिरेशन होता है तो उसी टाइम कभी कभी रेगुलर या फिर इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया, मतलब स्टॉप ऑफ ब्रीदिंग वहाँ पर होती है। सो उसी टाइम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, बायर्ड्स रेस्पिरेशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज का जो टॉपिक्स हमने देखा रेस्पिरेशन यहाँ पर टोटली क्लियर होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो जो रिमेनिंग पार्ट है अभी सिर्फ ब्लड प्रेशर जो बचा है, वाइटल साइंस का एक पार्ट है ब्लड प्रेशर।
सो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सो रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।